हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, है ना। टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये नीट की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12th में और 11th में भी आपके सिलेबस में ये है। कहीं ना कहीं से बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई आपको पढ़ने को मिलेगी, जो कि नीट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा इससे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कोशिकाएं जो है, सेल जो है, वो कितने प्रकार की होती हैं। सेल्स जो है वो सेल्स जो है वो टू टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये नंबर 1 पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये आप जानते हैं। इनको दो कैटेगरी में सेल्स को किसने बांटा था? बाई डॉगरी। इंपॉर्टेंट है, बाई डॉगरी। डॉगरी, DOGREE, डॉगरी नामक वैज्ञानिक ने कोशिकाओं को दो वर्गों में विभाजित किया था, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। लेकिन एक नोट आप लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए कि एक वैज्ञानिक है डोड्ज। डोड्ज, DODGE, डोड्ज। डोड्ज नाम के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी में, इन्होंने डोड्ज नाम के वैज्ञानिक ने डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी में, डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी में एक तीसरे प्रकार की कोशिका को खोजा, जिसे मीजोकैरियोटिक सेल कहते हैं। मीजोकैरियोटिक सेल क्या कहते हैं उसको बेटा? मीजोकैरियोटिक सेल, उसको कहते हैं मीजोकैरियोटिक सेल। जो मीजोकैरियोटिक सेल है वो कुछ कैरेक्टर उनमें प्रोकैरियोट के होते हैं और कुछ कैरेक्टर यूकैरियोट के होते हैं। ये जो मीजोकैरियोटिक सेल है, एक्चुअल में इनकी विशेषता ये है। अपन इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, प्रोकैरियोटिक को डिटेल में पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मीजोकैरियोटिक थोड़ा सा है, जनरली लोग नहीं बताते हैं। मैं आपको यहां डिस्क्राइब कर देता हूं कि इसको थोड़ा सा है, तो उसके एक दो कैरेक्टर हैं, उसको अपन पढ़ लें। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कहूं यहां प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं होता। प्रोकैरियोट में अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता, तो क्रोमोसोम यहाँ पे प्रोकैरियोट में नहीं बनता, डीएनए नेकेड होता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की विशेषता क्या है कि उसमें एक बीच में सेंट्रोमियर होता है और दो आर्म होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मीजोकैरियोटिक सेल है उसमें बेटा क्या होता है कि उसमें ये सेंट्रोमियर नहीं होता। ये क्या है? सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। और मीजोकैरियोटिक सेल में सेंट्रोमियर नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का कि कुछ कैरेक्टर प्रोकैरियोट के होंगे इसमें, कुछ यूकैरियोट के होंगे। तो पहला तो ये है कि इसके जो क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर नहीं होता, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या काम करता है? आप जानते हो कि सेंट्रोमियर सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है? स्पिंडल जो बनती है, स्पिंडल, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो स्पिंडल बनती है, जो कि क्रोमोसोम को डिवाइड करने का काम करती है, तो स्पिंडल का फॉर्मेशन यहां पे नहीं होगा। स्पिंडल का क्यों? क्योंकि यहां उसकी जरूरत है ही नहीं भाई, सेंट्रोमियर नहीं है तो स्पिंडल का निर्माण क्यों होगा? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पिंडल का क्या काम है? स्पिंडल केवल क्या करती है? सेल डिवीजन के दौरान जो है क्रोमोसोम को
क्या करती है, आधा आधा जो है दोनों सिरों में भेजने का काम करती है। तो वो किससे जुड़ करके जाएंगे, सेंट्रोमियर से जुड़ करके जाएंगे। लेकिन जब सेंट्रोमियर है नहीं तो उसका कोई काम नहीं है, तो एक दूसरा करेक्टर हो जाएगा। तो पहला करेक्टर क्या है यहाँ पे कि फर्स्ट क्या है कि सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है। सेंट्रोमियर क्या है बेटा, अब्सेंट होता है ना, सेंट्रोमियर अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। और दूसरा करेक्टर क्या हो जाएगा कि स्पिंडल का निर्माण नहीं होता। सेल डिवीजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल का निर्माण नहीं होता। स्पिंडल फॉर्मेशन जो है वो क्या है, अब्सेंट है। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है, अब्सेंट है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो करेक्टर ये है। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है इसका कि तीसरा, थर्ड करेक्टर इंपॉर्टेंट ये है कि यहां सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके जो मीजोकैरियोटिक सेल है उसके सेल में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस उसमें पाया जाता है। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर नहीं होते, लुप्त नहीं होते। सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर नहीं होते या लुप्त नहीं होते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो मीजोकैरियोटिक सेल जो है, आप क्या जान लिए कि मीजोकैरियोटिक सेल डायनोफ्लैजिलेट एल्गी में पाई जाती है। मीजोकैरियोटिक सेल को किसने खोजा है, डोर्ज ने खोजा है। मीजोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, और सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब नहीं होते हैं, डिसअपियर नहीं होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये किसके हैं, मीजोकैरियोटिक सेल के हैं। मेन अपने को क्या है, अपन क्या पढ़ते हैं कि कोशिकाएं जो है दो कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। कौन सी, किसने किया है, डॉगरी ने कोशिकाओं को दो कैटेगरी में विभाजित किया है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कभी कभी मीजोकैरियोटिक के ये कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये मीजोकैरियोटिक के कैरेक्टर बता दिया। ये आप नोट में इसको लिख लेंगे, इतना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी चीज ये जो है ये आप इसको नोट में जरूर लिख लें। ठीक है, ये ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे डिफरेंसेस, इसमें डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं अभी थोड़ा सा आपको इनकी डेफिनेशन बता देता हूं, फिर इसके बाद जो डिफरेंस अपन पढ़ेंगे, भिन्नता पढ़ेंगे एक दूसरे से, उसमें सारे स्ट्रक्चर की चीजें जो हैं, पूरे स्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, संरचना की जो चीजें हैं, वो इन डिफरेंसेस में आ जाएंगी। तो अपन को वो याद करने में भी थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, उसको अपने को। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बीच में ये आ गया मीजोकैरियोटिक का, तो मैंने आपको मीजोकैरियोटिक का बता दिया है ना, ठीक है। ये जनरली आपको मीजोकैरियोटिक उसमें मिलता नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं, पहले अपन ये देख लें। प्रो मतलब होता है क्या, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है बेटा, प्रो इक्वल टू है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या है, प्रिमिटिव, ठीक है। कैरी ऑन इक्वल टू क्या है, न्यूक्लियस। प्रो इक्वल टू है प्रिमिटिव, कैरी ऑन इक्वल टू क्या है, न्यूक्लियस,
ठीक है। तो कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, मतलब ऐसे जीव जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव की हिंदी क्या होती है बेटा? प्राचीन, प्राचीन, ठीक है। ऐसे जीव जिनमें प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। वह ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है या प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो प्राचीन क्या है? प्रिमिटिव किसको कहेंगे अपन? है ना, प्रिमिटिव अपन किसको कहेंगे? मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसमें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। उस न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्राचीन न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो उसे प्राचीन न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जीव जिनमें प्राचीन न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसी के कंट्रेरी में है दूसरा, क्या अपन ने देखा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में क्या था? यू मतलब होता है ट्रू। यू मतलब क्या है? यू इक्वल टू है ट्रू, मतलब सत्य, ठीक है। कैरियन आप जानते ही हो, कैरियन इक्वल टू क्या है? न्यूक्लियस। कैरियन इक्वल टू क्या है बेटा? न्यूक्लियस, ठीक है। तो यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? कि ऐसे जीव जिनमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उनको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक जीव। या ऐसी सेल जिनमें सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या पाया जाता है? ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप नोट कर लेना बेटा, है ना। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इधर देखो, प्रोकैरियोटिक सेल में आप क्या एग्जाम्पल लिखोगे? यहाँ पे एग्जाम्पल अपन अभी पढ़ना भी है। यहाँ पे क्या आते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा वगैरह जो भी है, माइकोप्लाज्मा ये सब बैक्टीरिया ही है एक तरह की। और इसमें क्या है? अदर प्लांट। यहाँ पे क्या है? प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। ये जो है ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल कहिए या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनकी ये शॉर्ट में डेफिनेशन है। अब अपने को डिटेल में पढ़ना है इनके बारे में, लेकिन डिटेल में अपन क्या करेंगे कि इसके डिफरेंसेस के साथ पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि क्या चीज किसमें है, किसमें नहीं है, कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं किसमें और कौन से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। तो टाइप ऑफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, इनको दो को ही पढ़ना। मीजोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी 2-3 पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं।
तो आप बेटा एक उसमें इस तरह का क्या बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। उसमें सीरियल नंबर लिखिएगा, सीरियल नंबर हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लिखिएगा प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स चाहे ऑर्गेनिज्म कहिए चाहे प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहां लिखिएगा यूकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते जाएंगे कि ये क्रमशः अपन इसको पढ़ते जाएंगे, जिससे कि एक एक चीज क्लियर हो, कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर अपन ले लेते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर क्या ले लें, पहला कैरेक्टर है, ले लें साइज, साइज ऑफ सेल, सेल की साइज क्या होती है ना। तो साइज, फर्स्ट कैरेक्टर अपन ने क्या ले लिया है, साइज ले लिया है, ठीक है। अब साइज जो है, प्रोकैरियोट की साइज कितनी होती है, प्रोकैरियोट की साइज जो है वो होती है 0.1 से 5.0 म्यूयन तक। प्रोकैरियोट्स जो है उनकी साइज 0.1 म्यूयन से, मिलीमाइक्रोन से 0.1 म्यूयन से 5.0 म्यूयन तक हो सकती है। यूकैरियोट में ये साइज कितनी है, 5 से 100 म्यूयन तक, 5 से 100 म्यूयन तक किस्म की हो सकती है यूकैरियोट्स की। और प्रोकैरियोट की कैसी हो सकती है, कितनी हो सकती है साइज, 0.1 से 5.0 म्यूयन तक हो सकती है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर अपने को देखना है, तो दूसरा जो है वो किसका हो जाएगा, दूसरा है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल पहले अपन पढ़ लें, तो एग्जाम्पल पहले अपन पढ़ लेंगे तो उस पे दिमाग रहेगा कि अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, यहां पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एटसेट्रा, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो जो है वो क्या होंगे, वो किस में आएंगे, प्रोकैरियोट्स में। मेन ये सब बैक्टीरिया के ही टाइप है, ये बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इसमें प्लांट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, अदर प्लांट एंड एनिमल्स जो है वो किसके कैटेगरी में आ जाएंगे, यूकैरियोट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। तीसरा, थर्ड कैरेक्टर जो है, तीसरा जो है, इसमें सबसे पहले सेल वॉल का ले लेते हैं, सेल वॉल, सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो क्या है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीट में या कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोकैरियोट्स में बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, सेल वॉल प्रोकैरियोट में म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, ठीक है। म्यूकोपेप्टाइड जो है ये एक्चुअल में बना होता है म्यूरैमिक एसिड प्लस अमीनो शुगर, ठीक है। म्यूरैमिक एसिड और अमीनो शुगर से मिलकर के क्या बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड बना होता है, ठीक है। यहां आप देखते हैं कि प्लांट, यहां पे क्या है, नंबर 1 प्लांट में कैसी होती है, आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट उस पे प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज की अथवा किसकी, हेमी
सेल्यूलोज, सेल्यूलोज अथवा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। फिर एक और है फंजाई, दूसरा फंगस, है ना, फंजाई। फंजाई में सेल वॉल काहे की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, CHITI यानी काइटिन, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। और एनिमल सेल में थर्ड अपन करेक्टर ले लें, एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल अनुपस्थित होती है। तो अपन ने एक कैरेक्टर किसका लिया है? सेल वॉल का। सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी होती है? म्यूकोपेप्टाइड की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड किसका बना होता है? म्यूरामिक एसिड और अमीनो शुगर का बना होता है। यूकैरियोट्स में प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। एनिमल में एब्सेंट है और प्लांट में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हो सकती है। और फंजाई में काइटिन की बनी होती है। काइटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि फंजाई में सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना? तो ये हो गया कौन सा? तीसरा कैरेक्टर। नेक्स्ट अपन अगला कैरेक्टर क्या ले लें? नेक्स्ट कैरेक्टर जो है सेल वॉल के बाद, सेल वॉल के और अंदर आप जाएंगे तो वहां आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर अपन ने क्या ले लिया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, इसी को अपन ने क्या कहा है? सेल मेम्ब्रेन भी अपन कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंट्रिंसिक टाइप की होती है। इंट्रिंसिक टाइप क्या है बेटा? इंट्रिंसिक टाइप किसको कहते हो? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से क्या हो? चिपकी हुई हो। जब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़े हुए हो, चिपके हुए हो, तो उसे कहते हैं कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इंट्रिंसिक टाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है? इंट्रिंसिक टाइप। ठीक है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल क्या हो? आपस में जुड़े हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों, तो उसे आप क्या कहोगे बेटा? उसे कहोगे इंट्रिंसिक टाइप। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इंट्रिंसिक टाइप। इसके ठीक विपरीत यूकैरियोट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक टाइप। एक्सट्रिंसिक टाइप। ठीक है, एक्सट्रिंसिक टाइप कहते हैं उसको। मतलब कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक दूसरे से क्या हो? सेपरेट हो, पृथक हो। जब क्या हो? सेपरेट हो या पृथक हो, तो उसे क्या कहते हो? उसे कहते हो एक्सट्रिंसिक टाइप। यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल एक दूसरे से पृथक होते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे जो भी है। यदि सेल वॉल है तो वो कैसी होगी? एक्सट्रिंसिक टाइप होगी। और जो प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, उसमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है ना? तो एक ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको मिल गया। ठीक है ना? अब इसके बाद नेक्स्ट अपन अगला नंबर ले लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद न्यूक्लियस। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन क्या ले लें? न्यूक्लियस ले लें। ठीक है, केंद्रक। तो केंद्रक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नाम जो है वो अक्सर आ जाते हैं। केंद्रक के नाम जो हैं वो अक्सर आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में केंद्रक को क्या कहते हैं? देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर अपन ले लिए। नेक्स्ट है 5th नंबर का 5वां है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक जो है, केंद्रक इसमें कैसा होता है? प्रोकैरियोट में
यहां इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, OUS, ठीक है ना, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है। इंसिपिएंट मतलब प्रारंभिक, ठीक है, इंसिपिएंट मतलब क्या है, प्रारंभिक। इंसिपिएंट कहिए, चाहे आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको एक दूसरा नाम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी आपने कहा है ना, प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी आप कह सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह सकते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नाम है इसका कि इसको फाइब्रस न्यूक्लियस भी कहते हैं, अथवा फाइब्रस न्यूक्लियस है ना, फाइब्रस न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस न्यूक्लियस भी इसको कहते हैं। फाइब्रस न्यूक्लियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता, तो डीएनए जो है, डीएनए फाइबर जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, इसलिए इसे फाइब्रस न्यूक्लियस भी कहते हैं। एक और है नाम इसका, इसको जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर, ठीक है, जीनोफोर, इसको जीनोफोर भी कहते हैं। तो बेटा आपने क्या नाम जान लिया, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का भी वही मतलब है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का भी वही मतलब है, फाइब्रस न्यूक्लियस अथवा जीनोफोर, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीनोफोर किस में पाया जाता है ना, तो बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में, ऑल ऑफ एबव, कुछ भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये किसका उदाहरण है, प्रोकैरियोट्स का है, ठीक है। तो चाहे माइकोप्लाज्मा आए तो वहां आप कह सकते हैं, चाहे बैक्टीरिया आए तो वहां आप कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया आए तो वहां भी आप कह सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं किसके लिए, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। यहां कैसा होता है बेटा, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पे होता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। सत्य न्यूक्लियस यहां पे होता है, और यहां क्या होता है, आभासी न्यूक्लियस, हिंदी में इसको आभासी, इंसिपिएंट मतलब आभासी न्यूक्लियस, ठीक है, तो आभासी न्यूक्लियस। अच्छा, यहां एक और टर्म, आप जब सत्य न्यूक्लियस कहते हो तो यहां पे आप फॉल्स न्यूक्लियस भी आप कह सकते हो, फॉल्स न्यूक्लियस भी यहां पे आप कह सकते हो। तो एक नाम आप यहां पे और जोड़ लेंगे तो आपको एक और नाम यहां पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रू न्यूक्लियस यहां पे इसके लिए एक ही शब्द है कि यहाँ पे सत्य न्यूक्लियस। सत्य का मतलब क्या है कि जिस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों है, ठीक है। तो ये हो गया एक किसका करेक्टर, न्यूक्लियस का करेक्टर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में इसको अपन पॉइंट में ये कर लें, जैसे अपन करते हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट कर लें। एक दूसरा पॉइंट आप क्या ले सकते हैं कि यहां न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यहां क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होती है, और यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहां पे प्रेजेंट लिख देंगे, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, उपस्थित होती है, और यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है नहीं पाई जाती। दो करेक्टर इसके आपने जान लिए, ठीक है। न्यूक्लियाइड, एक थर्ड करेक्टर आप न्यूक्लियस का जान लीजिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मात्र डिफरेंस नहीं है, ये इसमें मैं पूरी संरचना आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, जिससे कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो पाए, ठीक है। क्योंकि आप अलग इनको पढ़ते प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में अलग पढ़ते, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा यहां पे डिटेल में आपको बता रहा हूं। तो तीसरा पॉइंट एक आप बेटा ले सकते हो, क्या क्या किसकी बात कह रहे हैं यहां पे, कि यहां पर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। यहां जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है इसमें क्या रहता है,
कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस में पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल किस में पड़ा होता है, साइटोप्लाज्म में। यहाँ जो है आनुवांशिक पदार्थ किस में पड़ा होता है, कोशिका द्रव्य में पड़ा होता है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड। ठीक है, और यहाँ इसको न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, यहाँ इसको न्यूक्लियस शब्द का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियस के लिए यहाँ जो है, जो ट्रू न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियस शब्द यूज किया जाता है, और जो आभासी न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियाइड शब्द का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर अपन ने क्या ले लिया बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है ना, केंद्रक। अब इसके बाद इसमें केंद्रक में जो है डीएनए का एक कैरेक्टर होगा, तो अपन डीएनए भी यहीं पे खत्म कर दें। ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्या खत्म कर दें, डीएनए भी यहीं पे खत्म कर दें, तो न्यूक्लियस की समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है तो क्या हो जाएगा कि इसमें जो ये न्यूक्लियस भी यहाँ पे समाप्त हो जाए। तो अब इसमें डीएनए, अगला कैरेक्टर क्या ले लोगे, छठवां कैरेक्टर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है ये नेक्स्ट कैरेक्टर जो है डीएनए का हो जाएगा। ठीक है, तो डीएनए यहाँ प्रोकैरियोट में कैसे होता है, नेकेड डीएनए होता है। यहाँ कैसे होता है, नेकेड डीएनए। यहाँ कैसा होता है बेटा, डीएनए नेकेड डीएनए होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आगे अपन पढ़ेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। हिस्टोन प्रोटीन यदि होती तो वो डीएनए से जुड़ करके और गुणसूत्र का निर्माण करती। तो यहाँ क्या है, नेकेड डीएनए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता। ठीक है, इसलिए डीएनए जो है वो कैसे रहता है, यहाँ पे नेकेड डीएनए रहता है। और यहाँ डीएनए कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। तो यूकेरियोट में डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। डीएनए जो है गुणसूत्र में पाया जाता है। गुणसूत्र जो है वो किस में पाया जाता है, यहाँ डीएनए में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है। अगला कैरेक्टर अपन हिस्टोन का ही ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है, सातवां कैरेक्टर जो है वो किसका ले लेते हैं, हिस्टोन का। ठीक है, तो जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसमें क्या है, एब्सेंट है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, इसलिए डीएनए जो है वो नेकेड होता है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर में बता दूं कि ये जो है ये क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। ठीक, और ये है डीएनए। ठीक है, आप ये छोटे छोटे डायग्राम यहाँ पे बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये समझने में आपको आसानी होगी। अब इसके चारों ओर जो है बेटा वो इस तरह से क्या लिपट जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के ब्लॉक जो हैं वो इस तरह से इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ब्लॉक ये क्या है, हिस्टोन है। तो ये हिस्टोन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हिस्टोन और ये सब मिलकर के डीएनए और हिस्टोन ये दोनों को मिला करके अपन क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं इसको। डीएनए और हिस्टोन इस तरह से यदि बाइंड हो जाए तो इसी संरचना को अपने को क्या कहने लगना है, क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट होती है, इसलिए क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है। और यहां क्या है, प्रेजेंट होती है। यहां पे आप क्या लिख देंगे, प्रेजेंट। ठीक है, यहां हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है, इसलिए यहां पे क्रोमोसोम का निर्माण होता है।
यहाँ क्या लिखोगे, हिस्टोन में क्या लिखोगे, हिस्टोन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, और इसलिए यहाँ गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता। और यहाँ क्या लिखेंगे यूकैरियोट्स में कि प्रेजेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए ये क्या है, गुणसूत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट अगला हिस्टोन हो गया। अब इसके बाद आप इसका एक कैरेक्टर ले लें, क्या, न्यूट्रिशन, पोषण। आप क्या ले लें, नेक्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा न्यूट्रिशन या पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण। ठीक है, तो प्रोकैरियोट सेल में न्यूट्रिशन कैसा होता है, न्यूट्रिशन कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में न्यूट्रिशन की जो प्रक्रिया है वो होती है पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस किसको कहते हैं कि जब सेल लिक्विड के रूप में भोजन प्राप्त करती है, जब सेल द्रव के रूप में भोजन प्राप्त करती है। यहां ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, जब सेल लिक्विड के रूप में, लिक्विड, जब सेल लिक्विड के रूप में, लिक्विड के रूप में भोजन प्राप्त करती है, भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, जब सेल लिक्विड के रूप में या द्रव के रूप में भोजन प्राप्त करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। पिनोसाइटोसिस का एक और नाम है बेटा ड्रिंकिंग ऑफ सेल। इस क्रिया को क्या कहेंगे, जब अपन लिक्विड लेते हैं, पानी पीते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग। ठीक है, तो अपन यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग ऑफ सेल, ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी इसको अपन कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोट में पोषण या न्यूट्रिशन कैसा होता है, पिनोसाइटोसिस विधि से होता है, जिसे आप ड्रिंकिंग ऑफ सेल भी कह सकते हैं। जब सेल लिक्विड के रूप में भोजन को प्राप्त करती है या ग्रहण करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा कि यूकैरियोट में फैगो, PHAGOCYTOSIS, फैगोसाइटोसिस। यहां क्या हो जाएगा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो, एक दूसरे टर्म में क्या कह सकते हो, ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ सेल कहते हैं इसको। ठीक है, मतलब जब सेल ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में भोजन को प्राप्त करती है, जब सेल, यहां क्या लिख देंगे, जब सेल सॉलिड के रूप में, सॉलिड, सॉलिड के रूप में, सॉलिड के रूप में, सॉलिड के रूप में भोजन, सॉलिड के रूप में भोजन, भोजन प्राप्त करती है, प्राप्त करती है। ठीक है, के रूप में भोजन प्राप्त करती है तो उसे आप क्या कहते हो, जब सेल सॉलिड के रूप में भोजन प्राप्त करती है या ठोस के रूप में भोजन को ग्रहण करती है तो उसे आप क्या कहते हो, फैगोसाइटोसिस या ईटिंग ऑफ सेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस भर आप नहीं पढ़ रहे हैं इसमें कि केवल आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तो एक दो ठो चार ठो या कोई 5 डिफरेंसेस पढ़ लिया। आप कंपटीशन के बेस पे पढ़ रहे हैं, कोई चीज आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो आपको ये डिटेल में मैं इस तरह से आपको ये बता दिया क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है ना, अब इसके बाद नेक्स्ट अपन ले लेते हैं एक अगला कैरेक्टर लेने, नोमा। ठीक है, यहां एक नेक्स्ट कैरेक्टर अपन क्या ले लें, अगला कैरेक्टर ले लें, इसमें राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम का कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर आप क्या ले लेंगे बेटा, राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में कैसा होता है सभी जानते हैं,
राइबोसोम प्रोकैरियोट में कैसा होता है? ये तो सबको मालूम है कि प्रोकैरियोट्स में कैसा राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है वो कैसा मिलता है? कैसा राइबोसोम? 70S का राइबोसोम होता है। 70S का राइबोसोम यहाँ पे होता है। 70S राइबोसोम जो है वो कितने का बना होता है? देखिए राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट का बना होता है, 2 सब यूनिट का बना होता है। 50S की एक यूनिट होती है और एक यूनिट होती है 30S की, 30S की, 50S और 30S। यस क्या है? यस मतलब है स्वीडबर्ग, स्वीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, स्वीडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। या यस को सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी कहते हैं। स्वीडबर्ग कांस्टेंट कह सकते हो या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफी स्वीडबर्ग कांस्टेंट कहिए, अथवा इसी को आप क्या कह सकते हो? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो बेटा 70S राइबोसोम की सब यूनिट है कि ये जो है ये लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट है। 2 यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये क्या है? 30S की है और ये कौन सी है? 50S की है, ठीक है। स्वीडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये है कि जब सेल के प्रोटोप्लाज्म को सेडमेंट किया जाता है। सेडमेंट मतलब क्या है? सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन आपने कहाँ गांव में देखा है या शहरों में कुछ लोग देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है, जिसमें दूध से क्या किया जाता है? क्रीम वगैरह निकाली जाती है, ठीक है, या दही को उसमें क्या करते हैं? उससे मक्खन वगैरह निकाला जाता है। तो वो क्या होता है? नीचे घूमती है और वो क्या है? ऊपर उसके जो भी है सेडिमेंट जो है वो ऊपर आकर के तली में क्या हो जाते हैं? सेडिमेंट हो जाते हैं। तो उनके आने की जो रेट है वो क्या कहलाती है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या स्वीडबर्ग, ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले देखा था, इसलिए उनको नाम पे भी है। और ये सेडिमेंटेशन, ये तो समझते ही हैं आप। तो जो राइबोसोम है उसकी छोटी क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है इसकी दोनों यूनिट अलग अलग होती हैं। साइटोप्लाज्म जब अपन सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इस तरह से दोनों यूनिट जो है वो अलग अलग होंगी। लेकिन जब ये प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला होगा, जब ये प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला होगा, तो ये दोनों यूनिट जो है वो क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरह का राइबोसोम बना लेंगी। और ये 50S की सब यूनिट हो जाएगी, ये 30S की सब यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है कि 70S का होता है राइबोसोम। अब इनको क्या है कि देखिए जब ये अलग अलग रहती है, मैंने बताया कि ये छोटी सब यूनिट, ये बड़ी सब यूनिट, यदि ये जब सेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही होती है और उस समय पर यदि कोई इनका क्या करता है? सेगमेंटेशन करता है, तो ये अलग आएगी, ये अलग आएगी। तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितने में आएगी? 30 सेकंड में आएगी और ये 50 सेकंड में आएगी, ठीक है ना, इनकी रेट है। तो अब यदि ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है सेल, तो दोनों क्या होंगी? आपस में जुड़ी होंगी, और दोनों जब आपस में जुड़ी होंगी तो फिर वो कितने में आएंगी? 70S, है ना, 70 सेकंड में ये बाहर आएंगी, मतलब तली में ये क्या हो जाएंगी? सेडमेंट हो जाएंगी। इसलिए ये आप नहीं लगाइएगा कि 50S प्लस 30S ये तो 80S होता है, सर तो 70S बोल रहे हैं। 70S का मतलब क्या हो गया कि जब ये दोनों साथ में यदि प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है सेल, तो ये दोनों साथ में होंगी, और जब साथ में आएंगी तो ये कितना हो जाएगा? 70S का समय लगेगा। और जब अलग अलग रहेंगी, सेल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही होगी, तब इसका क्या होगा? 30S में और ये 50S में होगा, है ना। तो इससे ये बिल्कुल नहीं साबित होगा कि ये 80S हो रहा है तो यहाँ 70S क्यों लिखे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे होगा 80S, ठीक है, वहां पे 70S होता है और यहाँ पे 80S होता है राइबोसोम। और यहाँ क्या, सॉरी,
यहाँ पे हाँ 80s होता है और यहाँ पे 60s प्लस 40s। स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कितने की होती है, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s की होती है और जो लार्जर सब यूनिट है वो 60s की होती है। ये स्मॉल, ये कैसी है, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, और ये कैसी है, लार्ज सब यूनिट। ठीक है ना, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। तो इस तरह से राइबोसोम जो है यहाँ प्रोकैरियोट में 70s होता है और यहाँ कितना होता है, 80s होता है। आपको अभी यही जानना है। सेल ऑर्गेनेल्स जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है, वहां आपको मैं बताऊंगा कि वो भी 70s होते हैं। वो प्रोकैरियोट सेल की जैसे व्यवहार करते हैं क्योंकि वहां भी क्रोमोसोम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो वहां अपन उसको पढ़ लेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए सरल वे पे लेंगे। एक कैरेक्टर तो ये हो गया, ठीक है, ये एक कैरेक्टर ले लिया। जब भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं अपन नंबरिंग कर देते हैं, यहाँ पे ये दूसरा कैरेक्टर अपन ले लें। ठीक है, यहां क्या होता है बेटा कि जब प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं प्रोकैरियोट में, जब राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है तो वहां एक से अधिक राइबोसोम mRNA से जुड़ जाते हैं। एक से अधिक राइबोसोम जो है वो mRNA से जुड़ जाते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, ये ऐसे जुड़ करके, और इसको कहते हैं पॉलीरिबोसोम। पॉलीरिबोसोम ये क्या कहलाता है बेटा, पॉलीराइबोसोम। ठीक है ना, पॉलीरिबोसोम इसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या जुड़ा हुआ है, mRNA। ये mRNA जब प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो है एक से अधिक संख्या में mRNA से जुड़ जाते हैं और तब प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसको कहते हैं, इस संरचना को कहते हैं पॉलीरिबोसोम। यहां क्या होता है बेटा कि यहां केवल एक ही राइबोसोम, कुछ केसेस को छोड़ दीजिए जैसे हेमोग्लोबिन की सिंथेसिस करनी है या और भी ऐसे जो संरचनाएं हैं, ठीक है, या कि कैंसर सेल है, वहां को छोड़ दीजिए, तो सामान्य अवस्था में यहां पे जो राइबोसोम है वो एक ही राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और ऐसे राइबोसोम को क्या कहते हैं, मोनोराइबोसोम। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टर यहां पे क्या हो गया है बेटा, क्या हो गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के समय यहाँ एक से अधिक राइबोसोम जो हैं वो जुड़ करके पॉलीराइबोसोम बनाते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं, मोनोराइबोसोम। एक ही राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, ये राइबोसोम। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर अपन लेंगे, अगला कैरेक्टर क्या लेंगे, नेक्स्ट कैरेक्टर है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये साइक्लोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोसिस को कुछ लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहिए चाहे आप क्या कहिए, साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस कहिए चाहे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहिए। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मैं 10 नंबर का ले लेता हूं, क्या, साइक्लोसिस, अथवा इसी को क्या लिखोगे आप, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक, इसको तो प्रोकैरियोट में साइक्लोसिस नहीं होती, अब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है प्रोकैरियोट्स में नहीं होती और इसमें प्रेजेंट होती है, तो क्यों नहीं होती, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्यों नहीं होती। साइक्लोसिस है क्या, साइक्लोसिस कहते हैं वैक्यूल के रिक्तिका के चारों ओर साइटोप्लाज्म का घूमना। साइटोप्लाज्म का घूमना क्या कहलाता है, साइक्लोसिस कहलाता है। वैक्यूल के चारों ओर साइटोप्लाज्म का घूमना, मैं यहां लिख देता हूं, वैक्यूल के चारों ओर
साइटोप्लाज्म का घूमना, साइटोप्लाज्म का घूमना, ठीक है। वैक्यूल के चारों ओर साइटोप्लाज्म का घूमना साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अथवा साइक्लोसिस कहलाता है, ठीक है। तो यहां क्यों नहीं होती है साइक्लोसिस? क्योंकि प्रोकैरियोट में वैक्यूल क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट में क्या होती है? वैक्यूल अनुपस्थित होती है, इसलिए यहां साइक्लोसिस नहीं होती और यहां क्या होती है? वैक्यूल प्रेजेंट होती है। वैक्यूल जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। वैक्यूल यहां उपस्थित होती है, इसलिए यहां क्या होती है? साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर अपन क्या ले लें? सीलिया अथवा फ्लैजिला। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन क्या ले लें? सीलिया। नेक्स्ट कैरेक्टर ले लें सीलिया अथवा फ्लैजिला। सीलिया अथवा फ्लैजिला, सीलिया अथवा फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया अथवा फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला यहां भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं, आपने इकोलाई में पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो यहां भी होते हैं और सीलिया और फ्लैजिला यहां भी होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहां जो सीलिया होता है, सीलिया या फ्लैजिला जो है वो बने होते हैं फाइबर के, ठीक है। सीलिया या फ्लैजिला जो है वो फाइबर के बने होते हैं, एक्चुअल में वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स में जो है वो बनाते हैं फाइबर, और फाइबर से सीलिया या फ्लैजिला का निर्माण होता है। तो यहां एक सिंगल फाइबर जो है, एक सिंगल फाइबर, वो ये सेंटर में एक सिंगल फाइबर इस तरह से स्थित होता है। मतलब यदि इसको आप इस तरह से कर दें कि ये हो गया क्या, ये सीलिया हो गया या फ्लैजिला हो गया, कुछ हो गया, तो इसमें एक सेंटर में क्या है, ये एक सेंटर में फाइबर होता है। तो मतलब यहां सीलिया या फ्लैजिला सिंगल फाइबर का बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट में सिंगल फाइबर का बना होता है। सीलिया या फ्लैजिला जो है सिंगल फाइबर का बना होता है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोट में जो सीलिया या फ्लैजिला होता है बेटा, यूकैरियोट में जो सीलिया और फ्लैजिला होता है वो दो तो सेंटर में होते हैं, दो फाइबर सेंटर में होते हैं, और 9 फाइबर जो हैं वो पेरिफेरल में होते हैं, 9 फाइबर पेरिफेरल में होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से 9 फाइबर जो है पेरिफेरल में होते हैं और 2 सेंटर में होते हैं। मतलब यदि इसका आप फिगर बनाएं तो ये इस तरह से, ये अब इसमें जो है ये सेंटर में 2 है, ये फाइबर कहां है? सेंटर में है, और बाकी जो है वो कहां है? 9। इस तरह से 9 फाइबर्स जो हैं वो ऐसे पेरिफेरल रीजन में है, 9 पेरिफेरल रीजन में, ठीक है। 9 जो है वो इस तरह से पेरिफेरल रीजन में। तो यूकैरियोट में जो फाइबर है ये सिंगल फाइबर का बना है, यहां 2 + 9 फाइबर से मिलकर के फ्लैजिला या सीलिया बना होता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर में, वो लगभग एक दिन का एक लेक्चर होता है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की दृष्टि से अपन इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की ओर अपन चले। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसकी ओर अपन चले, तो इसमें जो है देखिए, ये नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर का अपन देख लेते हैं कि mRNA, बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बताने जा रहा हूं, mRNA, ठीक है। mRNA प्रोकैरियोट में mRNA कैसे होता है? यहां पे mRNA होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एकदम नए टर्म आपको बता रहा हूं बेटा, है ना, नए शब्द बता रहा हूं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है।
यहाँ कैसा होता है mRNA बेटा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसको कहते हैं? एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना? जो भी शब्द है, जो भी टर्म है, वो क्लियर होनी चाहिए। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसको कहते हैं? कि जब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन जब कंप्लीट हो जाती है सिंथेसाइज, तो उसमें mRNA में एक से अधिक टर्मिनेशन कोडॉन हो तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक से अधिक, जब आप लिख लीजिए, जब mRNA में प्रोटीन संश्लेषण के दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान क्या हो? एक से अधिक टर्मिनेटिंग कोडॉन हो, एक से अधिक टर्मिनेटिंग कोडॉन, एक से अधिक टर्मिनेटिंग कोडॉन हो तो इस mRNA को क्या कहते हैं? तो इस mRNA को क्या कहते हैं बेटा? इस mRNA को पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। जब प्रोटीन संश्लेषण के दौरान mRNA में एक से अधिक टर्मिनेटिंग कोडॉन हो तो उस mRNA को क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहते हैं। तो कौन से हैं? केवल 3 ही हैं। 3 आप जानते हो कौन से कोडॉन? जो टर्मिनेटिंग कोडॉन है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देते हैं? टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनसे कोई अमीनो एसिड जुड़ा नहीं होता। वो अपन बायोटेक्नोलॉजी में आगे देखेंगे, पर यहां प्रोकैरियोट का पढ़ना है तो अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? UAA, UGA और UAG। ठीक है ना? ये 3 जो है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग कोडॉन है। इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है और बीच में जैसे ही mRNA में ये आते हैं तो वहां पे कोई अमीनो एसिड को ये कोड नहीं करते, इसलिए प्रोटीन की सिंथेसिस वहां पे रुक जाती है। तो इसलिए टर्मिनेटिंग कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन भी शब्द यूज किया जाता है। तो जो प्रोकैरियोट का mRNA होता है उसमें क्या होता है? वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब उसमें एक से अधिक टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। यूकैरियोट में बेटा क्या होता है? यहां मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब कि mRNA में केवल एक टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है। mRNA में केवल एक टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है। एक टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है, केवल एक टर्मिनेटिंग कोडॉन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट की दृष्टि से बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक। ठीक है ना? तो ये हो गया किसका करेक्टर? mRNA का करेक्टर। ठीक है ना? तो नेक्स्ट हो गया mRNA। अब इसके बाद जो है अगला करेक्टर जो है अपन देखें क्या? अगला करेक्टर क्या इसमें ले लें? एक सेल डिवीजन का करेक्टर ले लें। नेक्स्ट करेक्टर जो है अपन क्या ले लें? सेल डिवीजन का एक करेक्टर ले लें। ठीक है, सेल डिवीजन का एक नेक्स्ट करेक्टर आप ले लीजिए, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का एक करेक्टर ले लीजिए। प्रोकैरियोट में कोशिका विभाजन एमाइटोसिस टाइप का होता है। एमाइटोसिस टाइप का होता है। एमाइटोसिस प्रकार, एमाइटोसिस किसको कहते हैं? ऐसी माइटोसिस जो फेजलेस हो, जिसमें प्रवस्थाएं ना हो,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो प्रवस्थाएं हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका विभाजन में नहीं होती। इसलिए ऐसे कोशिका विभाजन को अपन क्या कहते हैं, एमाइटोटिक सेल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, एमाइटोटिक सेल डिवीजन। और यहां कैसा होता है, माइटोटिक एंड मियोसिस दोनों प्रकार का जो है सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। माइटोसिस मतलब फेज युक्त सेल डिवीजन होता है और मियोसिस होता है। यहाँ मियोसिस नहीं होता। इसको मैं अगले कैरेक्टर में मियोसिस डिवीजन को इंक्लूड कर लेता हूं कि यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर यदि आप ले लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन का कैरेक्टर आप ले लीजिए। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन को अपन इंक्लूड कर लेते हैं कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब एक दो कैरेक्टर यहाँ पे लेंगे तो इसलिए पहला एक नंबर डाल ले कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है बेटा, अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब्सेंट होता है और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। क्यों यहाँ अब्सेंट होता है, यहाँ क्यों अब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस क्या है बेटा, अब्सेंट है। यहाँ मियोसिस अनुपस्थित है और इसलिए यहाँ पे जो है वो क्या नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ मियोसिस जो है वो कैसी है, प्रेजेंट होती है। मियोसिस कैसी होती है, उपस्थित होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मियोसिस नहीं होगी तो क्या, मियोसिस नहीं होगी तो यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ यदि मियोसिस नहीं है तो मतलब यहाँ क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन अब्सेंट होता है। आप यहाँ पे केवल डिफरेंस एक नहीं पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं होता ये भी जान रहे हैं। तो प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि मियोसिस डिवीजन नहीं होता। क्यों मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेल और फीमेल गैमीट नहीं बनेंगे और रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या होता है बेटा, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे होता है। लेकिन एक बात जरूर है, आप एक बार निश्चित कर लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक घटना जरूर यहाँ होती है। प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक घटना होती है। कौन सी घटना होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो प्रोकैरियोट में होता है और यहाँ भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। दोनों में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, दोनों जगह होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। ठीक है, मतलब कि जो डीएनए है, दो डोनर और रेसिपिएंट जो है, मतलब जो कि प्लस और माइनस स्ट्रैंड है, नर और मादापन यहाँ नहीं कहते हैं, यहाँ प्लस और माइनस स्ट्रैंड है, उनके जो डीएनए है वो आपस में जुड़ते हैं, उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन। ठीक है, तो यहां भी पुनर्योजन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है और यहां भी होता है क्योंकि यहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अपन ने एक कैरेक्टर लिस्ट करके ले लिया है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज अगला कैरेक्टर ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको मैं इस तरह से ये समझ लीजिए कि
बहुत सारा टॉपिक जो है मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, आगे केवल अपन सेसरी निगाह से फिर देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट एक कैरेक्टर ले लेते हैं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते। मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग क्या है, जितने भी कोशिकांग हैं आप सब लिख डालिएगा, है ना, जितने भी कोशिकांग हैं आप सब लिख लीजिएगा। क्या, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, जो भी है ना, सेंट्रियोल, है ना, लाइसोसोम, जो भी है आप वो पूरे कैरेक्टर लिख डालेंगे और कि इसमें जो है मेम्ब्रेन युक्त नहीं होते, केवल एक सेल ऑर्गेनेल को छोड़ करके, और वो मेम्ब्रेनस नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो इसमें होता है, राइबोसोम को छोड़कर। तो यहां क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट राइबोसोम, एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए अपन ने मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल की बात की है। और नॉन मेम्ब्रेनस में राइबोसोम यहां भी होगा, यहां भी होगा। तो ये क्या है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, नॉन मेम्ब्रेनस। ये कैसा है बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है और राइबोसोम पाया जाता है। और यहां क्या है, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स विथ क्या, विथ राइबोसोम, ऑल मेम्ब्रेनस विथ राइबोसोम भी यहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब एक थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज आ गई, शुरू करें। नेक्स्ट है 16 नंबर का, आप देखिए कि क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में देख लिया आपने कि क्लोरोप्लास्ट देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। तो भैया क्लोरोप्लास्ट को अपन ने कह दिया है कि क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट में नहीं होता, एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। कुछ प्रोकैरियोट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया। तो यदि क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो फिर वहां फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस यहां पे कैसे होती है, यहां क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, किंतु बट फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है, टेक प्लेस बाय द किसके द्वारा, फोटोसिंथेटिक लैमेली। यहां क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेटिक लैमेली जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होता है, एब्सेंट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा की जाती है, फोटोसिंथेटिक लैमेली के द्वारा फोटोसिंथेसिस जो है वो की जाती है। फोटोसिंथेटिक लैमेली को थैलाकॉइड भी कहते हैं, थैलाकॉइड। आप जान लीजिए इनको, फोटोसिंथेटिक लैमेली को थैलाकॉइड भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली को थैलाकॉइड भी कहते हैं।
ठीक है, तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनाइज नहीं है, थाइलाकॉइड जो है वो बिखरे हुए हैं और उन्हीं में क्या है, क्लोरोफिल है और वो फोटो पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है और वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। यहाँ तो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अपन ने सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल में बात की कि क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो यहाँ फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं वो किसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली के द्वारा, जिनको आप थैलाकॉइड भी कहते हो, और यहाँ क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक कैरेक्टर और ले लीजिए, एक कैरेक्टर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अपन कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने बात की कि यहाँ पे क्या है, ऑल एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट था, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन रेस्पायरेशन चूंकि जीवित है, बैक्टीरिया कैसा है, जीवित है, तो वो बैक्टीरिया जो है रेस्पायरेशन कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पायरेटरी एंजाइम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहाँ क्या है, प्रोकैरियोट में रेस्पायरेटरी 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 एंजाइम, रेस्पायरेटरी एंजाइम जो है कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पायरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। इसलिए रेस्पायरेशन जो है कहाँ होता है, श्वसन जो है कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहां लिख देंगे इसलिए क्या है, श्वसन जो है, श्वसन जो है किसमें होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसलिए श्वसन कहाँ होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसलिए रेस्पायरेटरी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इसलिए श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। जब अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट का और थोड़ा सा स्ट्रक्चर, तो ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड होकर के कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उनको मीजोजोम कहते हैं, और वो मीजोजोम जो है वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन का काम करते हैं, रेस्पायरेशन से संबंधित जो भी है वो काम प्रोकैरियोट्स में करते हैं। तो वहां पे क्या स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां पे मीजोजोम का निर्माण करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के मीजोजोम का निर्माण करती है और मीजोजोम में रेस्पायरेशन होता है। और यहाँ क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पायरेशन का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। ठीक है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गए। एक और कैरेक्टर अपन देख लें, एक और कैरेक्टर आप देख लीजिए कि म्यूटेशन नेक्स्ट कैरेक्टर अपन देख लें, म्यूटेशन की एक बात कर लें। प्रोकैरियोट में कुछ छोड़ना नहीं है अपने को, है ना, अपने को डिटेल में ये पढ़ लेंगे, एक बार अपन पढ़ लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए बात खत्म हो जाएगी। आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि अरे ये वाला छूट गया, अरे ये वाला छूट गया, ऐसा फिर आपको नहीं करना है, एक बार में ही पूरा अपने को देखना है। ठीक है ना, तो क्या है कि ये नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन उत्परिवर्तन। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ में अचानक और स्थायी परिवर्तन। ठीक है, अचानक और स्थायी परिवर्तन, सडन एंड स्टेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, या किसी जीव में अचानक
या अचानक और स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? म्यूटेशन। तो यहाँ रेट ऑफ म्यूटेशन जो है क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, हाई होती है, अधिक होती है। रेट ऑफ म्यूटेशन जो है यहाँ पे क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए यूवी रेज डायरेक्ट कहां तक चली जाती हैं? डीएनए तक चली जाती हैं। और यहाँ क्रोमोसोम भी नहीं बना हुआ है कि हिस्टोन प्रोटीन हो। पहले क्या होगा कि सेल वॉल है वो कुछ रोकेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ रोकेगी, साइटोप्लाज्म कुछ रोकेगा, क्योंकि परिवर्तन कहाँ होगा? डीएनए में होगा। तो वहां क्या है कि इसका जो डीएनए है वो नेकेड है, वहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो डायरेक्ट डीएनए तक पहुंच जाती हैं और वहां क्या कर देती है? उसके डीएनए में चेंज कर देती हैं। मतलब यहां आप क्या लिख लोगे कि क्योंकि यहां क्या नहीं रहती? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होती, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए यूवी रेज जो है आप लिख लेंगे, इसलिए यूवी रेज जो है यूवी रेज क्या है? डायरेक्ट जो है वो कहां पे? डीएनए तक पहुंच जाती हैं। डायरेक्ट डीएनए या न्यूक्लिक मटेरियल तक पहुंच जाती है, डीएनए तक पहुंच जाती हैं, डायरेक्ट डीएनए तक पहुंच जाती हैं। क्योंकि हाई होती है, म्यूटेशन की दर अधिक होती है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए यूवी रेज जो है वो सीधे डीएनए तक पहुंच जाती हैं और उनमें परिवर्तन कर देती हैं, जिससे क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, यहां अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। यहां अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होती है, इसलिए म्यूटेशन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है कि यहां पे लिंकेज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज ग्रुप, यहां पे लिंकेज ग्रुप, ठीक है, लिंकेज ग्रुप। यहां लिंकेज ग्रुप जो है हमेशा एक होगा, सिंगल वन, हमेशा क्या होगा? एक होगा। लिंकेज ग्रुप जो है वो हमेशा एक होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड, एक ही गुणसूत्र होता है, हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड होती है, इसलिए हमेशा लिंकेज ग्रुप जो है वो कितना होता है? प्रोकैरियोट में एक होता है। यहां क्या होता है? एक से अधिक होता है। यहां जो है एक से अधिक, यहां एक से अधिक होता है, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। तो ये क्या हो गया? लिंकेज ग्रुप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक कैरेक्टर अपन ले लें कि ट्रांसलेशन इनहिबिशन। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का रोकना। प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे रोक सकते हो? ट्रांसलेशन इनहिबिशन। ठीक है, ट्रांसलेशन इनहिबिशन। नेक्स्ट कैरेक्टर आप ले लेंगे ट्रांसलेशन इनहिबिशन। ट्रांसलेशन इनहिबिशन, प्रोटीन सिंथेसिस की ये जो प्रक्रिया है ट्रांसलेशन, वो कैसे रुकती है? तो ये प्रोकैरियोट में कौन कौन ट्रांसलेशन इनहिबिशन कर सकता है? तो यहाँ दो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको आप दे दीजिए तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। एक तो है क्लोरमफेनिकॉल, ठीक है। क्लोरमफेनिकॉल जो है वो बैक्टीरिया में
प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है। क्लोरमफेनिकाल जो है वो बैक्टीरिया में रोक देती है। एक और है, नाम खूब सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो भी बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन की क्रिया को रोक देती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है। ये दो एंटीबायोटिक हैं जो प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में क्या कर देती हैं, रोक देती हैं ट्रांसलेशन। और भी होंगी, अपन चूंकि ये दिमाग में आ जाएगा तो और भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्लोरोहेक्सामाइसिन, सॉरी साइक्लोहेक्सामाइसिन जो है वो यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस को या ट्रांसलेशन इनहिबिशन को रोक देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक कैरेक्टर आप लोगे, क्या लोगे, एक नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर अपन क्या होगा कि नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है प्रोकैरियोट की संरचना, यूकैरियोट की संरचना, एनिमल सेल की संरचना, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरे ख्याल से मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इतना डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि अब आपको एक भी कोई क्वेश्चन जो है वो क्या है, वो छूटेगा नहीं। नीट में हो, चाहे वो 12th के एग्जाम में हो, 11th में हो, 10th में हो, तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।